हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है डाइपोल के ऊपर। पूरा जो वीडियो लेक्चर चलेगा पूरा पूरा डाइपोल के ऊपर ही चलेगा। आज का लेक्चर भी, शायद अगला लेक्चर भी, अगला का पता नहीं मुझे, आज तो पूरा लेक्चर चलेगा ही। आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक है वो टॉर्क इन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लो ये वाला, और डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। पहली बात ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, we always make sure that all the field lines are parallel to each other, right? and field की हर जगह पे वैल्यू क्या है, सेम, which is what E which is given here, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, along the direction of electric field, so this charge will feel a force how much along this direction, how much, QE। नेगेटिव चार्ज किस तरफ फोर्स फील करता है, इस तरफ, कितना, QE अगेन। ये पूरा डाइपोल है, तो डाइपोल का एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, L। दूसरे चार्ज का भी सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, L, ये हमको पता है। तो पहली बात, नेट फोर्स की अगर हम लोग बात करें, F नेट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसा समझ लो, राइट साइड में QE, लेफ्ट साइड में भी QE, तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, 0। तो नेट फोर्स इन ए डाइपोल इज व्हाट, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का कंडीशन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म में हम बाद में चेक करेंगे क्या होता है, ठीक है। टाउ नेट की बात करते हैं, नेट टॉर्क। टॉर्क क्लास 11 में पढ़ा चुका हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब यहाँ पे आपका ये वाला चार्ज, अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे QE लग रहा है, यहाँ पे QE लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन में अगर एक्ट होते, ये मान ले डाइपोल है, ब्लू वाला एंड पॉजिटिव और ये छोटा ब्लू वाला एंड नेगेटिव, अगर इसमें भी इस तरफ फोर्स, इसमें भी इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये टेंसाइल फोर्स की तरह काम कर रहा है, एंड द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सो दे विल प्रोड्यूस नेट फोर्स 0 एज वेल एज नेट टॉर्क आल्सो 0। लेकिन अगर ये डाइपोल ऐसा है और इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा है और इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो देख, मैं जब मैं खींचूंगा तो घूमेगा कि नहीं, तो रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, दैट रोटेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क, एंड द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये वाला, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात बता, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और डाइपोल किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, बताया था कि नहीं। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, डाइपोल इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और वी कैन से दिस डायरेक्शन, सेम बात है, इस तरफ या ऐसे, बताओ एक ही बात है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के उसमें एंगल क्या मान रहे हैं हम लोग, थीटा। समझ में आया कि नहीं। नाउ वी नो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, QE इस तरफ लग रहा है, एंड एक्सिस रोटेशन ये है, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये फोर्स लग रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं, अच्छे से देख, ये वाला होगा कि नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खुद बता। ये थीटा, तो ये वाला भी कितना हो गया, थीटा, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, L, तो ये कितना होगा, L साइन थीटा। ये कितना होगा, L साइन थीटा। तुम लोग को वीडियो में दिख रहा है क्या, मैंने जो L साइन थीटा लिखा है वहां पे, आई होप दिख रहा होगा। सिंपल बता देता हूँ, देखिए L है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया, L साइन थीटा। अच्छा ये फोर्स कैसे 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 घुमाना चाहता है, इस पॉइंट को ऐसे घुमाना चाहता है कि नहीं, विच इज क्लॉकवाइज। तो वी कैन से, अच्छा पहले पार्ट, टाउ नेट नॉट इक्वल टू 0, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आगे लिखते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। ऐसा कर, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ये हम कन्वेंशन मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स कितना टॉर्क लगा रहा है, QE इंटू L साइन थीटा, प्लस की माइनस, प्लस क्यू प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, ये कैसे घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, ये वाला चार्ज किस तरफ फोर्स लगा रहा है, QE इस तरफ। नाउ अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा। सिंपली बोल सकता है ना, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये L है, तो ये कितना है, L साइन थीटा। अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो गया ये, QE इंटू L साइन थीटा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये टॉर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये फोर्स सेंटर को कैसा घुमाना चाहता है, कैसा घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से फिर से पॉजिटिव, समझ में आया, देख रहे हो कि नहीं, ये फोर्स कैसे घुमाना चाहता है, सेंटर को कैसे घुमाना चाहता है, ऐसा, समझ में आया कि नहीं। तो दोनों क्या हो गया, प्लस में, आंसर कितना आ गया, 2QE
L sin थीटा। अच्छा ये बता Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं रीअरेंज करके? Q इंटू 2L क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो ये है PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखेंगे वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब ये समझा रहा हूँ कैसे, देख। अच्छा ये बता P क्रॉस E का फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा ही होता है, PE साइन थीटा ही होता है, लेकिन डायरेक्शन की बात एक बार करते हैं। ये बता इसमें जो टॉर्क लग रहा है ये इस डाइपोल को कैसे घुमाना जाता है? कैसे घुमाना जाता है? क्लॉकवाइज। सोच के देख, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है कि नहीं? अब हम देखते हैं P क्रॉस E किस तरफ जाता है। P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या है? P किस तरफ है बेटा? P है आपका ऐसे, P कैसे है? ऐसे। E किस तरफ है? ऐसे। ये है डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P क्रॉस E कैसे देगा बेटा? P क्रॉस E में P की तरफ अपने रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को रखो, E की तरफ अपने रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को घुमाओ, और जो अंगूठा का डायरेक्शन होता है वो क्या देता है? अंगूठा का डायरेक्शन वो क्या देता है? वो दैट टॉर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो P क्रॉस E अंगूठा का डायरेक्शन किस तरफ दे रहा है? अंदर की तरफ, यानी टॉर्क अंदर की तरफ है। टॉर्क अंदर की तरफ है यानी क्या है? क्लॉकवाइज। कैसे देख, जो अंगूठा अंदर की तरफ है तो हाथ कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज। बेटा ये सब रोटेशनल मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है, और आना चाहिए, बेसिक सा चीज है। अगर नहीं आता तो फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ऐसा देख, P क्रॉस E अंदर की तरफ क्या आ रहा है? टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ। और एक बार देख लेते हैं ये बॉडी घूम कैसे रही है। ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऑब्वियसली बात। देख ऐसे घूम रही है ना क्लॉकवाइज, और जो बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है वो कैसे घूम रही है? देख ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। सो बोथ डायरेक्शन आर टुवर्ड्स माइनस दैट एक्सिस। इसमें ज्यादा डिस्कशन करूंगा तो बोर खालोगे, ठीक है, पता ही है सबको, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ गया बेटा? P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। अब सुनो, आप लोगों को याद है मैंने डाइपोल मोमेंट निकलवाना सिखाया था IJK के टर्म में? याद है IJK के टर्म में निकलवाना सिखाया था मैंने? तो सिंपल से मैं एक इंस्टेंस आपको दे देता हूँ। आपको क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपली डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा, नाम क्या है, 5 कूलम्ब मीटर। अच्छा मैं डाइपोल मोमेंट का यूनिट बताना भूल गया। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2L। Q क्या है? कूलम्ब। Q क्या है? कूलम्ब। और 2L क्या है? लेंथ। तो कूलम्ब मीटर होगा इसका यूनिट, ठीक है। इसका डायमेंशन निकाल सकते हो आप लोग। मान लीजिए डाइपोल मोमेंट दिया है 5 कूलम्ब मीटर, और आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम्ब में रख दिया हमने। आप बताओ भाई टॉर्क कितना लगेगा? इस एंगल में रखा हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री, जो भी फलाना ठिकाना एंगल जो भी रखा हुआ है उसमें दिया हुआ है, और टॉर्क निकाला है। निकाल सकते हो कि नहीं? सिंपल बोर्ड में सवाल आता है ये वाला, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको सवाल ऐसे दे सकता है IJK के टर्म में। कैसे देगा? देख ऐसे देगा, याद है? बोल देगा यहाँ पे माइनस 2Q है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे Q है। तो इसको दो डाइपोल में तोड़, याद है ऐसा सवाल कराया था? दो डाइपोल में तोड़, एक क्या हो जाएगा? ये Q और माइनस Q, और एक ये Q और माइनस Q। तो ये अलोंग I कैप, ये अलोंग J कैप, दोनों को ऐड कर दे तो आंसर कुछ I और J में आएगा कि नहीं? आंसर कुछ I और J में आएगा। और मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड भी तेरे को IJK में दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी IJK में दे दिया, तो तेरे को सिंपली क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब IJK का क्रॉस प्रोडक्ट तो तेरे को आता है ना, वो कराने का जरूरत है क्या? सिंपल सा सवाल आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्लास 11 में क्रॉस प्रोडक्ट किए हुए हो, कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कराने वाला, टाइम वेस्टेज है वो, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सवाल इसमें तुम लोग कर सकते हो, कोई बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अब ये बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, टॉर्क इन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडीशन होती है। ये काफी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। खैर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कराऊंगा तब आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए ये वाला नोट डाउन करो, अब इसमें मैं कुछ और चीजें आपको बता रहा हूँ। देखो भाई टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो क्या आया? PE साइन थीटा, या P क्रॉस E, जो बोलना है आप बोल सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें पहला केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तो इतना स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल चुका हूं ना मैं कि अब मतलब कोई मतलब ही नहीं है बच्चों को, ठीक है। अच्छा ये बता, रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशनल छोड़ा, लीनियर रेक्टिलिनियर मैकेनिक्स या लीनियर मैकेनिक्स या स्ट्रेट लाइन मोशन, जब बॉडी रोटेशनल नहीं कर रही, रोटेशनल मोशन को छोड़ के स्ट्रेट लाइन मोशन सिंपली हो रहा है, मान सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। अब मान लो कोई बॉडी रोटेट भी कर सकती है, सिंपली रोटेट कर रही है, तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे? नाम क्या है? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट टॉर्क जीरो। तो अगर किसी बॉडी का कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम शो करना है, देन बॉडी मस्ट हैव नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो।
समझ में आया कि नहीं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम फॉर ए बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो नेट फोर्स भी जीरो होना पड़ेगा, नेट टॉर्क भी जीरो होना पड़ेगा। अच्छा क्या बता, डायपोल किसी भी एंगल में हो यार, किसी भी एंगल में हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ऊपर वाला चार्ज क्यूई इस तरफ फील करेगा, नीचे वाला चार्ज क्यूई इस तरफ फील करेगा, दोनों आपस में कैंसिल जाएंगे कि नहीं? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल तू खुद सोचना बेटा, यहाँ पे रख, यहाँ पे रख, यहाँ पे रख, जैसा रख, ये वाला क्यूई इस तरफ, ये वाला क्यूई इस तरफ, घूम फिर के कैंसिल होगा, कुछ भी कर ले कैंसिल होना ही है। तो नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली द नेट टॉर्क पार्ट। तो टॉर्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेट टॉर्क कब जीरो होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है देख, पीई साइन थीटा। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में हमारा क्या आता है? हमारा क्या आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में हमारा क्या आता है? टाउ इक्वल टू 0। और ये क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे स्टेबल होता है मैं समझा रहा हूं। स्टेबल का मतलब क्या था, याद है कि नहीं? स्टेबल का मतलब ये था कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और मैं उसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है और मैं इसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी क्या करेगी? वापस जगह में आ जाएगी। दैट वाज द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखते हैं बेटा। ठीक है, ये मान ले मैंने एक डायपोल रख दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ बेटा? इस तरफ। आपका ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ? डायपोल मोमेंट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज अगेन अलोंग आई कैप। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो डायपोल मोमेंट भी आई कैप में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। अब दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो एक बार देखते हैं टॉप फॉर्मूले से तो बेटा देख डायरेक्टली आ जा रहा है, पीई साइन 0 0 होता है, हमको पता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में जब पीई साइन 0 पुट करेगा तो 0 आएगा, लेकिन थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये बता, ये क्यू भी किस तरह फोर्स फील कर रहा है? दिस क्यू विल फील ए फोर्स along this direction, how much? QE. This minus Q will feel a force in which direction? QE, in the backward direction. तो क्या मैं कह सकता हूँ, सामने वाला पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फोर्स फील करेगा? आगे की तरफ। पीछे वाला नेगेटिव चार्ज किस तरफ फोर्स फील करेगा? पीछे की तरफ। तो क्या मैं कहता हूँ एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, लेकिन तू खुद देख ये मार्कर घूम रहा है क्या? नहीं घूमेगा बेटा, बिल्कुल नहीं घूमने वाला। वी कैन से टॉर्क इज 0 एंड व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी समझते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम ये भी समझते हैं। मान लिया मैंने डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और डायपोल को मैंने क्या कर लिया? इसको भूल जा अभी के लिए, अच्छा रख ही देते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब किया मैंने, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। अब मान ले यहाँ पे हमारा क्या आ गया? प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस क्यू। समझ में आ रहा है? अब ये प्लस क्यू किस तरफ फोर्स फील कर रहा है? इस तरफ। माइनस क्यू किस तरफ फोर्स फील कर रहा है? इस तरफ। तो खुद एक बात बता, डायपोल पहले ऐसे खींच रहा था, अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, अब ये किस तरफ फोर्स फील कर रहा है? इस तरफ। और नीचे वाला फोर्स किस तरफ फील कर रहा है? इस तरफ। तो वापस इसमें टॉर्क कैसा लग रहा है पता? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अगेन क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। खुद देख, मैं खींचूंगा, मैं खींच रहा हूं, कैसा देख, कैसा टॉर्क लग रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। तो कैन वी से मैंने डायपोल को रोटेट कैसा कराया था? डायपोल ऐसा था, मैंने रोटेट कैसा कराया? एंटी क्लॉकवाइज। देख, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया, लेकिन इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क किस तरफ लगा? क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। खैर इतना टेक्निकलिटी अगर आपको लग रही है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें कर रहा हूं, मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। डायपोल को देख, मैंने ऊपर की तरफ उठाया ना, सामने वाला चार्ज को ऊपर की तरफ उठाया। अब ये बता, सामने वाला चार्ज को फोर्स किस तरफ फील हो रहा है? आगे की तरफ। नेगेटिव चार्ज को फोर्स किस तरफ फील हो रहा है? पीछे की तरफ। तो वापस ये सीधा जगह में आने की कोशिश करेगा कि नहीं? सीधा जगह में आने की कोशिश करेगा कि नहीं? और सीधा अगर जगह में आ गया तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में होता है। टॉर्क कितना लग रहा है बेटा? पी साइन 180। बेटा साइन 180 डिग्री कितनी होती है? साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0। तो यहाँ पे भी टॉर्क क्या लग रहा है? 0 डिग्री। एक बार देखते हैं बेटा, इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं। सिंपल सा चीज है यार, देखो ये सब बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो डायपोल है, ये बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल हल्का फुल्का टॉपिक नहीं कंसिडर करोगे।
बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो समझ लो कि डाइपोल से सवाल आने ही आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल और गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस लॉ खैर अभी तक कराया नहीं मैंने, जब कराऊंगा तो समझ में आएगा। दो चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ, आई कैप, और आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ, माइनस आई कैप। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब तो एक बात बता, अगर मैंने अब ये बता, प्लस क्यू फोर्स किस तरफ फील कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू किस तरफ फोर्स फील कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ फील्ड दैट इज। तो दोनों में फोर्स ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो कैन वी से इट्स एक्टिंग लाइक ए कंप्रेसिव फोर्स। नेट टॉर्क से 0 आना बेटा, कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है, कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है। नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। वी कैन से इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बट व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल, ये सोचने का बात है। देख पहले मैं तो अनस्टेबल की मैं सिंपली बताता हूँ। ये मान ले मार्कर में दोनों हाथ से दबा रहा हूँ, अब थोड़ा सा रोटेट करूंगा, देख करके देख, खुद के हाथों से पेन से करके देख, पेन का ढक्कन लगा लेना तो अगला हाथ के अंदर घुस गया, ठीक है। ऐसा किया, अब मैं थोड़ा सा एंगल घुमा रहा हूँ, देख थोड़ा सा एंगल घुमाऊंगा, देख पूरा घूम जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि मैं थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब करता हूँ तो ये पूरा घूम जाता है, ये वापस अपने मेन पोजीशन में नहीं आना चाहता। अब इसको मैं एक बार थोड़ा आपको एनालिसिस करके बताते हैं, ठीक है, एनालिसिस करके बताते हैं। एनालिसिस, थोड़ा सा रोटेट किया मैंने, मान ले डायपोल मोमेंट किस तरफ है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन है। तो मैंने डायपोल मोमेंट ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तो डायपोल को मैंने कैसा घुमाया, बता कैसा घुमाया, मैंने डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अगर मैंने डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज लगता है तो वो डायपोल के डिस्टर्बेंस के ऑपोजिट लग रहा है, तो वो स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर डायपोल को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और टॉर्क भी मान ले एंटी क्लॉकवाइज लग गया, तो पूरा घूम जाएगा ना। देखते हैं टॉर्क कैसा लग रहा है। ये बता, प्लस क्यू में फोर्स किस तरफ लग रहा है, प्लस क्यू में फोर्स इस तरफ लग रहा है, कितना, क्यूवी। माइनस क्यू में फोर्स किस तरफ लग रहा है, क्यूवी इस तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट टू फोर्स, ऑपोजिट टू फील्ड, इसमें डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। खुद देख, ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इस बॉडी को कैसा घुमाना चाहता है, देख 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 कैसा घुमाना चाहता है, कैसा घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं कह सकता हूँ टॉर्क भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एक बार बॉडी को मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ये पूरा घूम जाएगी। सो इट कैन बी सेड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चीज है। इसमें एक आखिरी पॉइंट होता है, इसमें एक आखिरी पॉइंट होता है मैक्सिमम टॉर्क का। और वीडियो क्लियर आ रही है क्या? हाँ वीडियो क्लियर आ रही है। एक आखिरी पॉइंट होता है मैक्सिमम टॉर्क का। अच्छा टॉर्क कब मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क ये बता, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। थीटा के कौन से वैल्यू पे पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, तो थीटा क्या होगी बेटा, 90 डिग्री या 270 डिग्री, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, पीई। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पीई। अब देख मैं समझाता हूँ तेरे को, समझाता हूँ, सिंपल सा चीज है। मान ले ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो खुद एक बात बता, टॉर्क कब मैक्सिमम लगता है, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। हमें पता है कि जो आपका फोर्स है वो तो क्यू ही लगना है, उसमें तो कोई आप कैसा भी घुमा लो, कुछ भी कर लो, फोर्स तो क्यू ही लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैक्सिमम कर दें तो टॉर्क मैक्सिमम लग जाएगा। पहले देख, अगर मैं जनरल केस लूं, जनरल केस था, ये प्लस था ये माइनस था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ करती थी, ये हुआ करती थी ना, ये वाली हाइट, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं ना, ये वाली हाइट हुआ करती थी, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम थी। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया। वो कैसे कर दिया, इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया तो पूरा ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया ना, दिस होल डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस होल डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So we can say we have increased the perpendicular distance in torque and thus maximum torque is acting. In simple भाषा, इस तरफ क्या लग रहा है, QV, इस तरफ क्या लग रहा है, QV। तो क्या मैं कह सकता हूँ अभी टॉर्क क्या लगेगा, QV into R, सॉरी QV into L, QV into L, घूम फिर के बेटा टॉर्क मैक्सिमम ही लग रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम। तो सिंपल भाषा में टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। इन सिंपल टर्म, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है बेटा, थीटा इक्वल 90 डिग्री या 270 डिग्री में, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो टॉर्क का वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, टॉर्क ड्यू टू टॉर्क इन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा इसमें डिस्कशन करना चाहूंगा, छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। ये तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का किया, एक दफा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म,
एक दफा नॉन यूनिफॉर्म ये वाला फोकस में ला लेता हूँ मैं एक बार। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, देखो भाई सिंपल सा बात है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हॉरिजॉन्टल होंगी? नहीं, वो कैसी भी हो सकती है। इट कैन बी ऑफ एनी वे, इट कैन बी ऑफ एनी वे। तो मैं मान ले ऐसे एक ले लिया, एक ऐसा इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या किया, यहाँ पे डाइपोल प्लेस कर दिया, ठीक है। ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। तो प्लस क्यू फोर्स किस तरह फील कर रहा होगा? इस पॉइंट पे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान ले कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, हमें क्या पता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली वेरिंग है ना। तो इस पॉइंट पे मान ले इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इट विल बी व्हाट, क्यू ई टू। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज ई टू। यहाँ पे कैसा होगा, मान ले क्यू ई वन। हमें पता है कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लोजर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है। तो यहाँ पे नजदीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। तो वी कैन से ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, क्यू ई वन माइनस क्यू ई टू। ऑब्वियस सी बात है, जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि दीज टू फोर्सेस आर नॉट ऑपोजिट और नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। और ये कैसा भी, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा कुछ भी हो सकता है ना, E2 में भी ग्रेटर देन E1 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वी कैन से नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया कि नहीं, इज नॉट इक्वल टू जीरो। और नेट टॉर्क की अगर बात करें, देख नेट टॉर्क के लिए क्या होना पड़ता है, नेट टॉर्क के लिए बोथ द फोर्सेस शुड एक्ट अलोंग द सेम लाइन, बोथ द फोर्सेस शुड एक्ट अलोंग द सेम लाइन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी तरीके की हो सकती है, तो जरूरी थोड़ी है कि नेट फोर्स कुछ। और देख नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक किसी भी तरीके की हो सकती है, उसमें भी डाइपोल को हमें किसी पर्टिकुलर तरीके में बिठाना पड़ेगा कि शायद दोनों में नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो हो जाए, यानी कि दोनों जो फोर्सेस है डायरेक्टली अपोजिट लगे अलोंग द सेम लाइन। वो तो पॉसिबल नहीं है बेटा, हमेशा हर केस में पॉसिबल नहीं है वो। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से नेट टॉर्क इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन टॉर्क इन ए डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स भी नॉट इक्वल टू जीरो। ये बता याद रहना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है। इसमें सवाल आया था बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ तो बच्चों टॉर्क में एकदम सिंपल सवाल कुछ होते हैं, जैसे कि आपका टॉर्क डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दे दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया। उसके बाद बोला कि हमको टॉर्क निकालना है, ये सब फलाना ढकाना कोई बिल्कुल नहीं करा रहा वो सब में, ठीक है। अच्छे सवाल पे आते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ FHM ऑफ डाइपोल इफ इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंसीडर द चार्जेस हैविंग मास m ईच। मान लो एक डाइपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू है माइनस क्यू है, हर चार्जेस का मास स्मॉल m है और उनके बीच का सेपरेशन 2l है। वो सब डाटा हम अंडरस्टूड मान रहे हैं, हालांकि एग्जाम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है जिसकी वैल्यू E है, यहाँ पे लिखा भी होगा डाइपोल इफ इट इज डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सब ठीक है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डाइपोल ऐसा था और मैंने स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया। स्लाइटली मतलब जो एंगल से मैंने डिस्टर्ब किया है, एंगुलर डिस्टर्बेंस इज वेरी लेस। स्लाइटली वर्ड हमें समझ में आता है, ठीक है। तो मैंने अगर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको डिस्प्लेस किया तो क्या करेगा बताओ, ये किस तरफ टॉर्क फील करेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लस वाला इस तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला इस तरफ फोर्स फील करेगा, वापस जगह में आना चाहेगा। लेकिन वापस जगह में आएगा क्या, वापस जगह में आते आते वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर क्रॉस चले जाएगा, मतलब कि मीन पोजीशन को क्रॉस करके ऐसा बढ़ जाएगा। जब ऐसा बढ़ेगा, देख ये ऐसा फोर्स फील कर रहा है, ये ऐसा फोर्स फील कर रहा है, और जब ये ऐसा बढ़ेगा मतलब इससे जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। प्लस किस तरफ फोर्स फील कर रहा है, इस तरफ, माइनस किस तरफ फोर्स फील कर रहा है, इस तरफ। अगेन देख ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा होने के बाद टॉर्क अभी किस तरफ लग रहा है, देख ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, वापस ऐसा। तो ऐसा करते रहेगा कि नहीं, तो ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा, लेकिन SHM करेगा कि नहीं उसके लिए हमको थोड़ा देखना पड़ेगा F प्रोपोर्शनल टू -x आता है कि नहीं। क्लास 11 क्लास 11 क्लास 11 क्लास 11 क्लास 12 इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ क्लास 12 इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ क्लास 11, ठीक है। तो हम लोग को वो टाइम पीरियड ऑफ FHM निकालना है, ट्राई करते हैं, देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि सर हमने क्लास 11 में नहीं पढ़ा था, क्लास 12 हमसे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा बेटा। मेहनत करो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने एक एंगुलर डिस्टर्बेंस दिया थीटा, ठीक है। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगुलर डिस्टर्बेंस दिया थीटा। थीटा किस तरफ है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक कन्वेंशन हमको मानना पड़ेगा, ऐसा मान ले एंटी क्लॉकवाइज को मान लिया पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को मान ले नेगेटिव।
अभी जो बेटा टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क कितना लग रहा है बता, टॉर्क कितना लग रहा है, पीई साइन थीटा। अच्छा ये पता टॉर्क कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हमने क्या माना, नेगेटिव, तो टॉर्क कितना लग रहा है, माइनस पीई। टॉर्क इक्वल टू पीई, जब थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा पता है कि नहीं? तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पी क्या ले लेंगे, थीटा, ये माइनस को यहाँ पे लेके चले गए, तो आप प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। हमको पता है, याद है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, दोनों ही कंडीशन एसएचएम के लिए है, तो दिस विल परफॉर्म एसएचएम। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, भूल गए क्या, आई अल्फा है। आधे बच्चे जो 11 में नहीं पढ़ाई किया सोच रहे होंगे कि सर क्या बात पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, 11 का चीज है, किताब खोल के देखो समझ में आ जाएगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा, याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इसका? अब बोलोगे कि सर ये तो रॉड है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सर ml²/12 था, है ना, ml²/12। गड़बड़ कर रहे हो बेटा, रॉड नहीं है ये, इट इज सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट मासेस, एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास यहाँ पे, इट इज नॉट ए रॉड। कुछ रॉड में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे क्या बोला है, दोनों चार्जेस का मास m है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट मास है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, बीच में कोई मास नहीं है। यू कैन कंसिडर इट एज ए मॉलिक्यूल, जैसे NaCl मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल, बीच में कुछ होता है क्या, नहीं होता, बीच में जस्ट एक बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड आप कह सकते हो, बॉन्ड इज मासलेस, ओके। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी हाउ मच, m into l² प्लस m into l²। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा वो ml, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला जो हो गया, कितना हो गया, ml² प्लस ml², टोटल लेंथ इज ट्वाइस l, मत भूलना, इट इज 2ml²। हालांकि मैं फॉर्मूला में अभी पुट नहीं करूंगा, मैं आई के टर्म में ही आंसर निकालूंगा, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन एग्जाम में आई का वैल्यू अलग से दिया रहता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हो गया बेटा पीई बाई आई इंटू माइनस थीटा। वी नो अल्फा इक्वल टू ओमेगा² माइनस थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहां से इक्वेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ओमेगा की वैल्यू आ गई √ओवर पीई बाई आई, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। भूल गए क्या, ओमेगा क्या है बेटा, आई बाई पीई। अब इसको बहुत सारी किताबों में डायरेक्टली बोलता है याद रखने के लिए, बेटा देख याद मत रख, कितना फॉर्मूला याद रखेगा, एक चीज मैं बताया था 12th में ना बेटा, इतना फॉर्मूला है ना, अभी तक देख लो, अभी तक तुमने कितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें इतना सारा फॉर्मूला है। गॉस लॉ आने दो, गॉस लॉ के बाद और फॉर्मूला, फिर उसका कैपेसिटर आने दो और फॉर्मूला, फॉर्मूला का अंत नहीं है। 11 में ये था कि फॉर्मूला हमारे पास कम थे, कॉन्सेप्ट ज्यादा था। 12th में कॉन्सेप्ट कम है, कॉन्सेप्ट क्या कम, 11 का कॉन्सेप्ट है सारा, सारा 11 का कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला नया है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा तो बिल्कुल याद मत करो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जो पढ़ते होंगे या किसी किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, मॉड्यूल में फॉर्मूला भर के दिया हुआ है, बिल्कुल याद मत कर। ये मत सोच कि सर मेरे को एंडेबिलिटी देना है तो मैं फॉर्मूला मेरे को याद रखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। कितना फॉर्मूला याद रखेगा, इंपॉर्टेंट बात ये है, पहला चैप्टर है, कितने सारे चैप्टर, ऑप्टिक्स में हजारों फॉर्मूले, बिल्कुल याद नहीं हो पाएगा तुझे। यू हैव टू बी सिलेक्टिव ऑन व्हाट यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो क्या गारंटी ये सवाल आएगा, तो सिंपली दिमाग में ये रख कि डायपोल है ना बेटा, और तेरा दिमाग अगर चलता है ना इस स्टेप से इस स्टेप, इसके बाद ये सब जो मैंने 3-4 स्टेप दिखाया है, तेरे को सोचने का जरूरत है, क्या तू सिंपली वैल्यू पुट करेगा, सिंपली पुट करेगा, ये सब 30 सेकंड का स्टेप, 30 सेकंड, नॉट इवन 30 सेकंड, 20 सेकंड, अगर तुम फास्ट कर सकते हो तो खुद एक बार घर में बैठ के प्रैक्टिस करके देखो, 20 सेकंड में हो जाता है सवाल, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और रिजल्ट आ भी जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 पाई अंडर आई बाई पी। अब आपको आई की वैल्यू ml पर लिखनी है, लिखो, नहीं लिखनी मत लिखो, लिख ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। ये कितना हो गया, 2ml², है ना। और P का वैल्यू क्या है, Q इंटू ट्वाइस एल इंटू ई। अच्छा एक बात बता, 2 कैंसल, LL कैंसल, क्या आ रहा है, ml बाई QE। बेटा ये दिख रहा है कि आपको, आई होप दिख ही रहा होगा, ज्यादा नीचे लिखा नहीं है, 2 पाई अंडर रूट ml बाई QE। बड़ा बहुत बढ़िया रिजल्ट, लिख सकते हो, देख लो, लिख सकते हो, क्या लिखना है तुम लोग को, लिख लो। हाँ तो बच्चों जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, पहले मान ले डाइपोल ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, अब ये कितना एंगल बना रहा है, अभी मान ले ऐसा, मान ले कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है, ठीक है। अब मैंने इस डाइपोल को रोटेट किया, ऐसा कर दिया, तो फाइनली मान ले कुछ ऐसा हो गया,
तो अभी कितना एंगल बना रहा है, θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल नहीं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सारे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजर होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल बना है, θ2। तो मैंने जब रोटेट किया तो कुछ एक वर्क कितना करना पड़ा होगा मुझे, वो क्यों करना पड़ा होगा वो भी समझाएंगे, लेकिन मान ले करना पड़ा होगा तो करना पड़ा होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा होगा वही निकालना है अपने को, ठीक है बेटा। तो वो निकालेंगे कैसे, तरीका एकदम सिंपल साफ एकदम आसान तरीका है, देखो समझो। इस मैंने समय बचाने के लिए, क्योंकि बेटा जब भी वर्क एनर्जी की बात आती है ना मैं उत्साहित हो जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा समझाने लग जाता हूँ, मुझे पता है सबको समझ में आ रहा है लेकिन तब भी मैं समझाने लग जाता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ लिख के रख दिया था कि समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो वीडियो में। और पता है क्लास में समय वेस्ट कर सकते हैं, वीडियो में नहीं, वीडियो में बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं फिर वीडियो छोड़ देते हैं, है ना। चलो देखो, मान ले रैंडम एंगल थीटा बना रहा है, कुछ एक एंगल थीटा बना रहा है अभी, ठीक है, बीच में कुछ एक एंगल थीटा बना रहा है। इनिशियल एंगल मान ले थीटा से कम है, फाइनल एंगल थीटा से ज्यादा है, ऐसा मान ले। इनिशियल एंगल 30 डिग्री है और फाइनल एंगल 60 डिग्री है, तो मैंने कुछ 40 डिग्री लिया है, 40 डिग्री में हम एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। ये बता, जब ऐसा एंगल बना रहा होगा, कुछ एक थीटा बना रहा होगा, तो थीटा में टॉर्क कितना लग रहा होगा बेटा, टॉर्क एक्टिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पी साइन थीटा। वो कैसा लग रहा होगा, क्लॉकवाइज। ये बात आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब मुझे अगर इसको रोटेट करना है यानी एंगल को बढ़ाना है तो मुझे किस तरफ टॉर्क लगाना, मुझे किस तरफ एंगल बढ़ाऊंगा। अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो मुझे टॉर्क भी किस तरफ लगाना पड़ेगा। देखिए ये बॉडी ऑलरेडी क्लॉकवाइज घूमना चाहती है तो मुझे किससे टॉर्क लगाना पड़ेगा, मुझे भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो टॉर्क अप्लाइड बाय मी कितना होगा, खुद एक बात बता। अभी मान ले 10 यूनिट टॉर्क लग रहा है इसमें, 10 यूनिट क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, 10 यूनिट क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। तो मुझे अगर इसको रोटेट करना है तो मुझे कितना यूनिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, 10 यूनिट ही लगभग, या 10 यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा, हम क्या मानेंगे मैथमेटिकली 10 यूनिट। अब मैं टॉर्क कैसे लगाऊंगा, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड टू रोटेट द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मुझे थोड़ा सा छोटा सा एंगल मैंने रोटेट किया, कितना, डी थीटा से। अब ये कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो कौन लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन, मैं या हम, जो बोलना है बोल सकते हो। तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, मुझे सेम लगाना पड़ेगा पी साइन थीटा, लेकिन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कितना छोटा सा, मैंने छोटा सा काम किया होगा, छोटा सा काम किया होगा। कैसे छोटा सा काम किया, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल मैकेनिक्स में वर्क डन क्या होता है, देख एफ डॉट डी एक्स होता है कि नहीं, स्मॉल वर्क डन। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डी थीटा। याद है कि नहीं क्लास 11, जो क्लास 11 में पढ़ाई किया है उसके लिए बेटा एकदम केक वॉक है, केक वॉक, ठीक है। खुद एक बात बता, मैंने छोटा सा एंगल कितना रोटेट किया, डी थीटा। तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन कितना होगा, टाउ डॉट डी थीटा। टाउ कितना है, पी साइन थीटा, इसके बाद डी थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि मैंने जो टॉर्क लगाया वो किस तरफ था, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल भी किस तरफ घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से देख, मैंने टॉर्क किस तरफ लगाया, ऐसे लगाया घुमाने के लिए, और एंगल भी किस तरफ घुमा, उसी डायरेक्शन में घुमा। तो कैन वी से द एंगल बिटवीन बोथ टॉर्क एंड एंगल इज 0 डिग्री। बेसिक थिंग्स, पी साइन थीटा हो गया आपका, पी साइन थीटा, डी थीटा हो गया आपका एलिमेंट्री वर्क डन। अब मैं ऊपर वाला सब कुछ मिटा रहा हूं, आप लिख लो एक बार, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके, लिख लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। तो एलिमेंट्री वर्क अगर मैंने इतना किया तो क्या मैं बोल सकता हूं, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया पीई साइन थीटा डी थीटा। तो मुझे नेट वर्क डन निकालना है बेटा, मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, पीई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। ये बता इनिशियल लिमिट, इनिशियल एंगल क्या माना है हमने, θ1, फाइनल एंगल क्या माना है, θ2। सही बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, सिंपल सी चीज, बिल्कुल कुछ नहीं है। देख इधर, तो ये हो गया आपका पीई माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन इसका पता है कि नहीं, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया θ1 से लेकर θ2, माइनस को बाहर निकाल ले, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो द वर्क डन इज माइनस पीई इंटू कॉस ऑफ फाइनल एंगल माइनस कॉस ऑफ इनिशियल एंगल। अब बहुत होशियार बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि माइनस को अंदर लेके जाके कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसे याद मत रख। क्यों नहीं याद रखना है ऐसे, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। माइनस से ही याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस को बाद में आती है काम में, ठीक है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। सिंपल सा चीज है बेटा, समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया चीज और इंपॉर्टेंट है। इनिशियल एंगल θ1 से θ2 में लेके जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूँ,
ठीक है, एकदम बेसिक सवाल जो बोर्ड्स में मान ले आ सकता है। डायपोल मोमेंट मान ले 10 कूलम मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान ले 10 न्यूटन पर कूलम है, बोला है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करना है, तो वर्क डन क्या होगा देख, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस पी की वैल्यू कितनी 10, ई की वैल्यू कितनी 10, कॉस ऑफ फाइनल एंगल कॉस 60, कॉस ऑफ इनिशियल एंगल कितना है कॉस 30। सिंपल सा चीज देख, -100 ये कॉस 1 माइनस √3/2, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 50 इंटू √3 - 1, प्लस में आंसर आएगा पॉजिटिव 50, प्लस में आएगा, देख लेना तुम लोग जो भी है, ये आएगा आंसर। सिंपल सा सवाल मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। अब इसमें और भी बहुत कुछ डिस्कशन होने वाला है, खैर आप ये सब चीज लिख लो अभी के लिए। हाँ तो बच्चों जो केस 1 है ये मैंने पहले लिख दिया क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा था। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, पहला है इफ एंगल ऑफ डायपोल इज इंक्रीज, ये सिर्फ 0 से लेकर 180 डिग्री तक वैलिड है। मतलब आपने 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में कहीं पे भी आपने एंगल को बढ़ाया मतलब क्या, मान ले तूने 10 डिग्री से 50 डिग्री किया तो एंगल बढ़ रहा है ना, लेकिन किस लिमिट में बढ़ रहा है, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए दोनों एंगल। अब आपने मान लो 30 डिग्री से 270 डिग्री कर दिया, क्रॉस करो ना लिमिट को, तो उसमें वैलिड नहीं है ये। हमको 30 डिग्री से 179 डिग्री तक करते, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कुछ भी इंक्रीज करते वो हम मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली बात है cos θ2 ग्रेटर देन फाइनल एंगल इज ग्रेटर देन इनिशियल एंगल, तो cos θ2 लेस देन cos θ1, क्योंकि हमको पता है एंगल बढ़ने से cos की वैल्यू क्या होती है, घटती है, कम होती है। एंगल बढ़ेगा तो cos घटेगा। ठीक है, cos θ2 ग्रेटर लेस देन cos θ1, θ2 को उस तरफ लेके चले जा, तो 0 लेस देन ये वाला आ गया, दोनों साइड में मैंने पी मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब पीई cos θ1 माइनस cos θ2 है ना, अंदर के टर्म को उल्टा कर दिया, cos θ2 माइनस cos θ1, तो आगे एक माइनस आ जाएगा। अब ये क्या होता है वर्क डन, तो वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वर्क डन हमारा हो गया बेटा पॉजिटिव। यानी कि जब हम एंगल को बढ़ाएंगे 0 से लेकर 180 डिग्री तक, या ऐसा मान ले स्टेबल से लेकर अनस्टेबल तक, स्टेबल से लेकर अनस्टेबल तक, ये ऐसा याद कर ले। ठीक है, स्टेबल से लेकर अनस्टेबल तक अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो वर्क डन हमेशा क्या होगा हमारा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा सोच, एक बार बता, ये माइनस है ये प्लस है, ये बता अभी टॉर्क कैसा फील कर रहा है क्लॉकवाइज ना, यानी कि अभी जो नॉर्मल जो ये टॉर्क फील कर रहा है, नॉर्मल जो टॉर्क फील कर रहा है, ये प्लस इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, नेगेटिव इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, ये कैसा फोर्स टॉर्क फील कर रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क फील कर रहा है। अच्छा क्लॉकवाइज टॉर्क फील कर रहा है यानी कि सिस्टम इसके एंगल को कमाना चाहता है। देख जो एंगल है इसका, जो सिस्टम है वो क्या करना चाहता है, सुनना, सिस्टम क्या करना चाहता है, एंगल को कम करना चाहता है। तो मुझे अगर सिस्टम के एंगल को बढ़ाना है, मुझे अगर सिस्टम के एंगल को बढ़ाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, यानी मेरा वर्क क्या हो गया पॉजिटिव। तो बोलोगे सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद जैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, जैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करो अपने आप ही घूम जाएगा, अपने आप ही घूम जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मूव करेगा तो अपने आप घूम जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बताया था, याद है कि नहीं, ऐसा हो जाता था। तो थोड़ा सा भी हिलाओगे वो मूव करके, मतलब मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा। अब पूरा घूमेगा तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो तुम्हें कोई वर्क करने की जरूरत है, एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क करने की जरूरत है, तो तब हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए सिर्फ ये एंगल बढ़ाने वाली बात कब तक वैलिड है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक। समझ में आया कि नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, और इसके बाद आपका और भी चीजें डिस्कशन हो जाता है, 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक अगर बढ़ाओगे तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आता है। ये मैंने अभी थोड़ा सटल वे में समझाया आपको, थोड़ा सटल वे में समझाया। देख मान ले यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है ना, और डायपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ, तो ये वाला होगा ना एंगल, ये वाला होगा ना एंगल। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि डायपोल पहले ऐसा था, फिर मैंने घुमा के इसको ऐसा किया, ठीक है, तो हमें एंगल ऐसे मापेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ अभी एंगल क्या है 180 डिग्री से ज्यादा। अब तो खुद बता, एंगल अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव किस तरफ फील कर रहा है, फोर्स इस तरफ, नेगेटिव किस तरफ फील कर रहा है, फोर्स इस तरफ।
पॉजिटिव किस तरफ फोर्स फील कर रहा है, देख अभी एंगल क्या है, सिंपल भाषा में 180 डिग्री से ज्यादा है। पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, नेगेटिव उस तरफ फोर्स फील कर रहा है। ये तो सिस्टम ही चाहता है ना एंगल को बढ़ाना, देख सिस्टम इसको ऐसा घुमाना चाहता है, तो सिस्टम ही तो एंगल को बढ़ाना चाहता है, यानी कि अगर एंगल बढ़ेगा तो सिस्टम का वर्क पॉजिटिव और हमारा वर्क नेगेटिव। लिख लो बेटा ये सब सारी चीजें, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बस पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो बेटा अगला केस है जो हमारा अगला केस है वो केस 2 हो गया। अगर मैं स्टेबल से अनस्टेबल में घुमाता हूं तो क्या होगा, अगर मैंने 0 डिग्री से 180 डिग्री में घुमाया तो वर्क डन कितना होगा, माइनस पी कॉस फाइनल एंगल माइनस कॉस इनिशियल एंगल कॉस 180 माइनस कॉस 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू +1, लेकिन ये वाला माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया, तो आंसर आ गया 2p। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन। क्यों मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन, क्योंकि देख तो ऐसा देख -pe cos θ2 माइनस cos θ1। एक बात बता, अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन चाहिए तो पहले माइनस को अंदर लेके जाओ, तो माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो ये θ1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका θ2। अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वर्क चाहिए यानी कि दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमम, व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस +1 एंड व्हाट इज द एंड दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम, व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos -1। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ से θ1 हमको क्या आ रहा है 0 डिग्री और θ2 क्या आ रहा है 180 डिग्री। देख तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तो जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब मत बोलो यार बेसिक मैथमेटिक्स समझाने के लिए, ठीक है, मैं परेशान हो चुका हूँ। एक तो वीडियो में ये प्रॉब्लम होती है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग को ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बच्चे होशियार होते डायरेक्टली समझ जाते कि 2p है, लेकिन मैं तो वो उस चांस पे नहीं छोड़ सकता ना तुम लोग को, ठीक है, इसलिए मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। चलो जो भी आपका मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हमारा आ रहा है, अच्छा क्यों मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हुआ, तो ये बता, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप मूव करती है, तो मुझे अगर वर्क करना है तो मैं पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां मूव कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव खुद ब खुद जा रहा है ना, वो तो सिस्टम वर्क कर रहा है, हमें वर्क करना है तो हम किस तरह मूव कराएंगे, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। तो खुद एक बात बता, मुझे अगर मैक्सिमम वर्क करना है तो पॉजिटिव चार्ज को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, वो कब होगा, जब मैं 0 डिग्री से 180 डिग्री में लेके आऊंगा तब होगा, क्योंकि देख जब ऐसा से ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया ना पॉजिटिव चार्ज ने इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा बताना हूँ सुन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा तो सिस्टम वर्क करेगा, हमें मैक्सिमम वर्क करना है तो हम पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ मूव कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। देखना यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो मैं स्टेबल पॉजिटिव यहाँ पे मार्कर का ढक्कन पॉजिटिव, अगर मैं स्टेबल से अनस्टेबल घुमाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में गया ना वो, तो मैक्सिमम वर्क, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया, वो भी हमारा ही मैक्सिमम वर्क। सोच के देख, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन है तो मेरे को पूछना, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया क्या, नेगेटिव चार्ज वाला भी समझा देता हूँ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में खुद ब खुद जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में खुद ब खुद जाना चाहता है, तो हमें अगर वर्क करना है तो नेगेटिव चार्ज को किस तरफ लेके जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोच ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैं जब स्टेबल से अनस्टेबल घुमाऊंगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में गया कि नहीं, तो हमारा वर्क क्या हुआ मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली तो इसलिए ये वाला आ रहा है, ठीक है। जो हमारा एक और केस बचता है 0 to 90 डिग्री, तो -p cos 90 डिग्री आपका आंसर हो गया PE। ये वर्क डन होता है जब हम 0 से 90 डिग्री में जाते हैं तो टॉर्क का वर्क डन आपका PE आता है, ये बस जान लो क्या है इसमें, ठीक है, स्पेशल रिजल्ट है। सवाल इसमें पूछते हैं, अब आपको सवाल बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल, 0 to 90 डिग्री, 0 to 270 डिग्री, 0 to 130 डिग्री, 135 डिग्री, ऐसा कुछ भी कर सकते हो कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा चीज है, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।